Okay, so in this video, we'll take a look at the endometrial carcinoma or the endometrial cancer. So, I remember मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए थे ये सॉरी रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी की, और मैंने ये कि एंडोमेट्रियल कैंसर का टॉपिक नहीं किया था, और यही एग्जाम में आ गया था फॉर 5 मार्क्स SCQ. Nevertheless, let's cover it now. So, endometrial carcinoma, as the name indicates, it's a aggressive tumor. It's a malignant tumor of the endometrial glands, ठीक है, और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग या यू कैन से मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, ठीक है, और ये इसकी जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है बिटवीन 55 to 65 ईयर्स, यूजली 70 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करता है, और ये अर्ली एज में या लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज में इसकी बहुत कम प्रेजेंटेशन होती है. सिंस वी नो कि जो कैंसरस या मेलिग्नेंट लीजन्स होती हैं किसी भी ऑर्गन की, वो यूजली ओल्ड एज में ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसकी दो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं. एंडोमेट्रॉइड एज नेम इंडिकेट्स, इसमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम लाइक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे इस कैंसर में, और एक तो होती है इसकी सीरियस टाइप, ठीक है. इन दोनों की पैथोजेनेसिस भी डिफरेंट है, दोनों के रिस्क फैक्टर्स भी डिफरेंट है, दोनों की म्यूटेशंस भी डिफरेंट हैं, और दोनों की डेफिनेटली हिस्टोलॉजी भी डिफरेंट है, ठीक है. इसके अलावा एंडोमेट्रॉइड और सीरियस कार्सिनोमा के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, लाइक क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूट्रस या मिक्स्ड मलेरियन ट्यूमर ऑफ द एंडोमेट्रियम, लेकिन ये वो हैं जो इतनी कॉमन नहीं है, और इसीलिए हम इसको भी स्टडी करेंगे. मैंने भी इनको स्टडी करेंगे, वो एंडोमेट्रॉइड और सीरियस कार्सिनोमा है एंडोमेट्रियम का, ठीक है. सो क्लियर सेल कार्सिनोमा और मिक्स मलेरियन ट्यूमर भी होते हैं. पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, वो देख लेते हैं. तो इसकी एंडोमेट्रॉइड टाइप है ना, इसको हमने पीछे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में स्टडी किया था कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपी इज इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर लीजन फॉर एंडोमेट्रॉइड टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है. अब जो एंडोमेट्रॉइड टाइप है उसमें लिखा हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन विद एस्ट्रोजन एक्सेस. अब हमने देखा था जो एस्ट्रोजन एक्सेस था वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में भी था. सो एस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से पहले होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जो कि फिर एक इंट्राएपिथेलियल लीजन के तौर पर एक्ट करता है फॉर द अकरेंस ऑफ एंडोमेट्रॉइड कैंसर, ठीक है. अच्छा, तो एंडोमेट्रियोइड हाइपरप्लेजिया हुआ इन द सेटिंग ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेस इन द पेरीमेनोपॉजल वुमन. मतलब पेरीमेनोपॉजल वुमन में सबसे कॉमन होता है, क्योंकि उसमें ये तो एज भी ज़्यादा होती है वुमन की, और एस्ट्रोजन एक्सेस भी होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ शी इज़ टेकिंग एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें भी हो सकता है. तो पहले होगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, होता है रिजल्ट करेगा एंडोमेट्रियोइड कैंसर. जिसका सीरियस टाइप है ना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का, जो सीरियस टाइप है उसमें हमें ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती. उसमें हमें ना तो एस्ट्रोजन एक्सेस का कोई हिस्ट्री मिलती है, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है. इन केस ऑफ एंडोमेट्रॉइड कैंसर एस्ट्रोजन एक्सेस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि इन केस ऑफ सीरियस कैंसर ये इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है. और जो इसका ये एक प्रिकर्सर लीजन है दैट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये भी हमें सीरियस कार्सिनोमा में ऐसे इतना देखने को नहीं मिलता. उसमें इवन हमें एंडोमेट्रियल एट्रोफी मिलती है, ठीक है. तो जो सीरियस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है वो होता है इन द सेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियल एट्रोफी, और जो एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है वो होता है इन द सेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है. ये दोनों के डिफरेंसेस है, ये आपने नोट करने हैं, ठीक है. जो इसकी एंडोमेट्रॉइड टाइप है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. 80% ऑफ केसेज में एंडोमेट्रॉइड टाइप ही होता है. जो सीरियस टाइप है वो ज़रा लेस कॉमन है, लाइक 15% ऑफ केसेज में सीरियस टाइप नजर आती है, ठीक है. और जो एंडोमेट्रॉइड टाइप के रिस्क फैक्टर्स हैं वो वही होते हैं जिनमें हमें एक तो एस्ट्रोजन एक्सेस मिलता है, ठीक है, और एक कुछ जनरल हमें मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स मिलती है, लाइक ओबेसिटी होगी. एक हमें ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है फॉर एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. डायबिटीज़ इसका एक रिस्क फैक्टर है. हाइपरटेंशन इसका रिस्क फैक्टर, जितने भी लाइक कोमॉर्बिड्स है ना वो. इसके अलावा इनफर्टिलिटी है. इनफर्टिलिटी में दरअसल हमें ना एनोवुलेटरी साइकिल्स मिल रही होती हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इसके लिए. देन एक्सपोजर टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, जो कि हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी मिल सकता है. इसके अलावा वो हमें एंडोजिनस एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में मिल सकता है, लाइक ओवेरियन लीजन है वगैरह वगैरह, ठीक है. तो ये बात हो गई. तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स देखें. ये रिस्क फैक्टर्स पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन में. एक पार्ट ये भी आया हुआ था कि रिस्क फैक्टर्स क्या है एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर के. तो उसमें ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इनफर्टिलिटी है विद एनोवुलेटरी साइकिल्स, ठीक है, या सिंपल इनफर्टिलिटी लिखते हैं, और इसके अलावा अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सेस है, ठीक है. ये बात हो गई. बाकी इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है ये लिखी हुई हैं कि जो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं ये रिजल्ट करते हैं इंक्रीज एस्ट्रोजन. जो स्टिमुलेशन होती है इंक्रीज एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन होती है एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा. और लाइक अगर वो प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन थेरेपी है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है पेशेंट, या एस्ट्रोजन सिक्रेशन ओवेरियन ट्यूमर है उसमें, तो उसमें भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है. ERT में एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, और साथ में ओवेरियन ट्यूमर्स में, ठीक है. इसके अलावा जो हमें म्यूटेशन देखने को मिलती है वो P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन मिलती है. इसके अलावा अच्छा, जो म्यूटेशन है ना P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन में हमें कॉर्डन सिंड्रोम मिलती है. तो कॉर्डन सिंड्रोम या म्यूटेशन P10 ये भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर दी
फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रॉयड टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसके अलावा हमें म्यूटेशन मिलती है डीएनए रिपेयर जीन्स में या डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन्स में, लाइक इन केस ऑफ लिंच सिंड्रोम। तो लिंच सिंड्रोम और कॉर्डन सिंड्रोम इन दोनों के एसोसिएशन है विद एंडोमेट्रॉयड टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जिसमें एक तो म्यूटेशन है ह्यूमन सप्रेसर जीन की, पीटन जीन की, दूसरे में डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन में म्यूटेशन है। ठीक है, तो मिसमैच रिपेयर जीन में म्यूटेशन होना और पीटन जीन में म्यूटेशन होना, ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडोमेट्रॉयड टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, इसके अलावा TP53 में भी म्यूटेशन हो सकती है, लेकिन हमें वो लेटर स्टेजेस में नजर आती है। ठीक है, जो सेकंड टाइप है सीरियस टाइप, वो मोर एग्रेसिव है, उसकी अकरेंस लेस है, 15% होती है, उसमें मोस्टली नियरली ऑल टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हो जाते हैं TP53 जीन में, उसमें P10 में और इसमें डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन में म्यूटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, और जो सीरियस टाइप उसमें तो हमने देखा था कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है उसकी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर लीजन, जबकि जो सीरियस टाइप है इसमें इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर लीजन होती है सीरियस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। ठीक है, सीरियस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा इसकी वो यू कैन से प्रिकर्सर लीजन होती है, इसमें हमें TP53 जीन में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन नजर आती है। और इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री पर भी हमें TP53 की प्रेजेंस नजर आती है, जो कि हम आगे इसकी हिस्टोलॉजी में देखते हैं, मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजी कैसे होती है एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा की? एज अ नेम इंडिकेट्स, एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा रिजेंबल करता है नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को, और इसकी एक्सोफिटिक ग्रोथ भी हो सकती है, इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, और जो इसकी हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होती हैं वो म्यूसिनस टाइप भी हो सकते हैं एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा की, ट्यूबल टाइप भी हो जिसमें हमें सिलेटेड एपिथेलियम मिलता है, या स्क्वेमस टाइप भी हो सकती है। तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा की, म्यूसिनस टाइप, सिलेटेड टाइप जिसको हम ट्यूबल टाइप भी कहते हैं, और तीसरी है स्क्वेमस टाइप। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन्फिल्ट्रेट करता है एंडोमेट्रियम को डेफिनेटली, और वास्कुलर स्पेसेस में भी एंटर हो सकता है, जिसको हम लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन कहते हैं, और ये मेटास्टाइज करके लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है और डिस्टेंट साइट्स में भी जा सकता है। ठीक है, और बेस्ड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन हम इसको क्लासीफाई करते हैं फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 3। ओके, देन वी हैव द सीरियस टाइप, एज आई टोल्ड यू कि ये एक मोर एग्रेसिव ट्यूमर है, और ये स्मॉल टफ्ट्स और पेपिले के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, और इसका साइटोलॉजिकल एटीपिया भी इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा, क्योंकि ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है। ठीक है, तो इसका जो साइटोलॉजिकल एटीपिया है इसका ज़्यादा होना इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। ठीक है, और स्मॉल टफ्ट्स और पेपिला में प्रेजेंट करता है, और ये नॉर्मल ग्लैंड्स भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं विद एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा, लेकिन जो साइटोलॉजिकल एटीपिया है उसका ज़्यादा होना इसके इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे ये डिफ्यूज स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग दिखाता है P53 के लिए, और क्योंकि जो म्यूटेंट TP53 म्यूटेशंस होती हैं, जो एक म्यूटेंट फॉर्म है P53 की, वो ज़्यादा वो एक्यूमुलेट कर जाती है, वो इजीली स्टेन हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सीरियस कार्सिनोमा के लिए। जबकि जो दूसरा था उसमें वी नो कि P10 में म्यूटेशन थी और साथ में डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन में म्यूटेशन थी। क्लिनिकल फाइंडिंग ये होती है कि एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन होगी, उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होगी। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का होना, साथ में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, ये इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसके अलावा जब प्रोग्रेशन होता है डिजीज़ का, तो यूट्रस में ऑल्सो गेट्स फिक्स्ड टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जब वो ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट कर होगा तो सराउंडिंग टिश्यू को, तो यूट्रस वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और जो एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा है वो स्लो टू मेटास्टेसाइज होता है, क्योंकि रिलेटिवली लेस एग्रेसिव है। ठीक है, और जबकि जो वो है सीरियस टाइप, उसका हम देखते हैं कि हमने उसकी ज़्यादा अग्रेसिव कोर्स देखना होता है, वो हाई स्टेज डिजीज़ के तौर पर प्रेजेंट करता है, और बस दैट इज़ इट। और सिर्फ 5 ईयर सर्वाइवल प्लान है, जो अर्ली स्टेज है एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा का 5 ईयर सर्वाइवल प्लान काफ़ी अच्छा है, जबकि जो सीरियस टाइप है वो काफ़ी एग्रेसिव है, उसका भी कोर्स भी थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। इसमें इसके अलावा जिसमें पैथोमा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए यही है कि ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की, और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है। इसके एक फॉर्म है हाइपरप्लास्टिक और एक फॉर्म है स्पोरेडिक। जो हाइपरप्लास्टिक फॉर्म में एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो यही हैं, एस्ट्रोजन एक्सेस जिन केसेस में होगा, लाइक अर्ली मिनार्की है, या फिर लेट मेनोपॉज है, या नली पैरिटी है, इनफर्टिलिटी है, नोवलिटी साइकिल्स है, ओबेसिटी, ये उसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम पीछे देख कर भी आए हैं, और ये मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी पे ये हमें एंडोमेट्रॉयड टाइप में मिलेगा, लाइक एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बनेंगे, और एंडोमेट्रियल लाइक ग्लैंड्स बनेंगी, जबकि जो स्पोरेडिक टाइप है जो 15% ऑफ केसेस में होता है वो अराइज करता है एज एन एट्रोफिक लीजन। ठीक है, जबकि ये अराइज करता है एज अ हाइपरप्लास्टिक लीजन। ठीक है, एनीवे और जो एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन है उसकी 70 ईयर्स है, और इसमें हमें पेपिलरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, टफ्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, और ये सीरियस टाइप है इसकी। इसके अलावा हमें टफ्ट्स और पेपिला के साथ साथ हमें समोमा बॉडी से मिल सकती है। P53 म्यूटेशन कॉमन है, और इसका एग्रेसिव बिहेवियर। तो दैट इज ऑल अबाउट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। हमने इसके एंडोमेट्रॉयड और सीरियस टाइप देख लिया है। सो आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।